हेलो क्लास, कैसे हैं आप? क्लास 9th चैप्टर फ्रांस। बहुत लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में और मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और फ्रांस को मैंने जितना इंटरेस्ट लेके इस बार पढ़ाया है, शायद जब मैं पढ़ाती थी तब भी नहीं पढ़ाया होगा। एक्चुअली फ्रांस एक लंबा चैप्टर है और फ्रांस, आपको मैं बता दूँ, नींव है किस चीज़ की? फ्रांस नींव है विश्व में सबसे पहले संवैधानिक क्रांति के लिए लड़ाई के लिए, ठीक है। फ्रांस के बाद ही अमेरिका, अमेरिका के बाद यूरोप और यूरोप के बाद से होती ये संविधानों की जो लड़ाई है, जो लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, ये भारत तक पहुंची। तो आज मैं आपको, जैसा कि मैंने कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो जाता है यहाँ पर फ्रांस में। संवैधानिक राजतंत्र तो शुरू हो गया है ना, नेशनल असेंबली बन गई, नेशनल असेंबली के हाथों में सारे अधिकार हो गए और अब नेशनल असेंबली की ये ड्यूटी बन गई कि वो स्वतंत्रता, समानता, प्रभुसत्ता, जितने भी नागरिकों के अधिकार थे अब वो उन्हें जन्मजात माने गए और अब उनके अधिकारों की रक्षा ये नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? क्या ये जो संवैधानिक राजतंत्र था, अभी भी देखना बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत गर्माहट चल रही है फ्रांस में। और ऐसी गर्माहट है कि देखो, एक जो राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र तो संवैधानिक राजतंत्र बना। अब संवैधानिक राजतंत्र के विरुद्ध में भी चीज़ें आएंगे सामने। क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो समाज था, जो फ्रांस का समाज था, उसको दो भागों में बांटा गया। कैसे, कौन कौन से भागों में बांटा गया? एक तो निष्क्रिय नागरिक बना दिए और सक्रिय नागरिक बना दिए। और ये जो निष्क्रिय और सक्रिय नागरिक थे, यानी एक्टिव पीपल्स और थोड़े से मतलब लो, वो कैसे थे? अनएक्टिव पीपल। वो क्यों बनाए गए? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, थर्ड स्टेट, जो तीसरा स्टेट था, उसको दो भागों में बांटा गया था और उसी को कर देने का अधिकार था, ठीक है। तो उसमें भी जो वोट किसने दी? वोट दी एक तो 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों ने, दूसरा उन लोगों ने जो कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देता हो, वही वोट देने का अधिकारी था। महिलाएं इससे वंचित थी, कारीगरी जो मजदूर थे वो इनसे वंचित थे। तो इसलिए अभी भी जो बड़े बड़े दार्शनिक थे या जो और पत्रकार थे, वो इसमें आप कमियां निकालने लगे कि ये बन तो गया, जन्मजात अधिकार भी मिल गए, मतदान के भी मिल गए, लेकिन अभी भी किसको मिले? अमीरों को मिले। जो अमीर लोग थे, जो रॉयल थे, जो समृद्ध थे, जो धनी थे, जो शिक्षित थे, अनपढ़, गरीब, मजदूर, महिला, जो टैक्स नहीं दे सकते थे, उन लोगों को अभी भी वोट देने का अधिकार फ्रांस में नहीं मिला। ये ठीक है कि राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र बना और जो क्या नाम है राजा था, उसकी निरंकुशता पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद इसके लिए भी जो न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें एक पत्रकार क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। जॉन पॉल मरा, है ना, जॉन पॉल मॉरिच, इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि इन्होंने जो ये नेशनल असेंबली बनी और इस नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया, उसके लिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार सिर्फ अमीरों को सौंपा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रॉयल लोग थे, है ना, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था और वही जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने कहा सिर्फ अमीरों को सौंपा गया, गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं शांति की जा सकती, है ना। वो अभी भी कहते हैं कि इसमें फिर से एक क्रांति की ये जो लॉ है इनको दिख रही है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ अमीरों को सौंपा गया और जो गरीब लोग हैं उनको शांतिपूर्वक आप दबाकर नहीं रख सकते और शांतिपूर्ण तरीकों से इसकी कमी में सुधार नहीं किया जा सकता। यानी दूसरी क्रांति का संकेत है आगे। और इस बात का प्रभाव कि धनी वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है, ये कहते हैं कि इस चुनाव में देखने को मिला कि जो अमीर लोग हैं, रॉयल लोग हैं, वो कानून को अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं और अपनी मर्जी से लागू कराते हैं। ये हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि राजा तो रॉयल था ही, लेकिन अब जो संवैधानिक तरीके से जो नेशनल असेंबली बनी है वो भी अमीर लोगों के द्वारा बनी है और अमीर लोगों के लिए ही बनी है। उसी पर यह टिप्पणी करते हैं और वो कहते हैं कि फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें बर्दाश्त करेंगे। ये लोगों की मर्जी है कि जब तक उनकी मर्जी होगी तभी वो संवैधानिक कानूनों को
एक्सेप्ट करेंगे और उनको उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। जिस दिन वो इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए उन्होंने मना कर दिया, जिस तरीके से लुई 16वां को हटाया गया या उसे अपने कंट्रोल में लाया गया, उसी तरीके से जनता इस अमीर वर्ग को भी हटाकर फेंक देगी और फिर एक नए कानूनी व्यवस्था शुरू होगी। अमीर वर्ग के विरुद्ध ये इन्होंने टिप्पणी की थी। ठीक है, ये थे जॉन पॉल मैरेज। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें इस समय क्या हुआ कि कानून से रिलेटेड जो मेन चीज़ें की गई वो क्या क्या थी, ये आपकी बुक्स में ना पॉइंट्स में लिखा हुआ है। एक्चुअली पॉइंट्स में लिखा है तो इसको दोबारा मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ। इसमें शुरुआत जो इसकी संवैधानिक जो इनका संविधान है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है ना, पुरुष और नागरिकों के लिए अधिकार घोषणा पत्र, इसमें स्पेशली नाम दिया हुआ है। फर्स्ट है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान हैं। यानी इन्होंने कहा है कि कोई भी दास नहीं पैदा होता है, वो इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं और वैसे ही वो रहते हैं देश में और उनके जो अधिकार है वो कॉमन है, एक मतलब कोई उनका पार्शलिटी नहीं है। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के मतलब जन्मजात है और उसका जो उसने लिया है अपने योग्यता के आधार पर आधारित अधिकारों को संरक्षित कर रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, है ना। 4 अधिकारों पे ये मेन जोर देते हैं, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और अगर किसी का शोषण होता है 1, 2, 3 and 4, शोषण के विरुद्ध है ना, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार या उसका प्रतिरोध करने का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, यानी पूरी शक्ति राज्य में है, राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य से अलग कुछ भी नहीं है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता स्वीकार नहीं करेगी। यानी ये सारे अधिकार तो हैं लेकिन राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो हम भी कहते हैं कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इन्होंने यही कहा कि कोई भी इनका गलत यूज नहीं करेगा। इसके बाद स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह हो। मतलब फ्रीडम है आपको देश में, बट ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी को मार दें, किसी को टॉर्चर करें, इस तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ऐसी जो किसी का नुकसान ना करे, किसी को का शोषण ना करें। ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य और पाबंदी पर लगाने का अधिकार कानून के पास है। यानी समाज में कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे राज्य को या किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जो भी कानून बनाएगा या कानून लागू कराएगा वो कौन कराएगा? कोर्ट कराएगा और ये सिर्फ जुडिशरी के पास होगा। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई लॉ बनता है या कोई कानून बनता है किसी देश अपने राज्य के लिए या नागरिकों के लिए, उस कानून में सलाह देने का अधिकार, उस पर डिस्कशन करने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। वो आकर उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं या कोई भी अपनी सलाह मशवरा दे सकते हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद कर दिया जाता है। ये आप भी पता है कि जब भी हम किसी भी अपराधी को पकड़ते हैं, दोषी पकड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में उसकी पेशी करानी पड़ती है, उससे पहले कुछ नहीं। तो वो यही कहता है कि इसका दुरुपयोग ना किया जाए और जो कानून में लॉ है, जो रूल रेगुलेशंस है, उनके आधार पर ही आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं, अन्यथा नहीं ठहरा सकते। प्रत्येक नागरिक को कानून सम्मत प्रक्रिया, प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और छापने का आज़ादी है। यानी वो बोल सकता है, उसको अपनी बात कहने की आज़ादी है, उसको अपनी बात को लिखकर समझाने की आज़ादी है और अपनी बात को छापने, यानी जैसे न्यूज़पेपर्स होते थे उस समय, अखबार होते थे, मैगजीन्स होती थी, किताबें होती थी, तो वो अपनी बात को आराम से छाप सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। लेकिन जो वो बोल रहा है, जो वो लिख रहा है या वो छाप रहा है,
उसमें कोई चीज़ इस तरह की न छपे जो कि राज्य के लिए हानिकारक हो, या राज्य की संप्रभुता के लिए, या राज्य की स्वतंत्रता के लिए, या उसकी शान के लिए हानिकारक हो या फिर नुकसानदेह हो। इसका ही अगर ऐसा कुछ होता है तो जो छापने लिखने और बोलने वाला है वो ही इसके लिए जिम्मेदार होगा, वो उसे जवाब देना पड़ेगा। सार्वजनिक सेना और प्रशासन के खर्च, हाँ वो ये कहते हैं कि कर भी ज़रूरी है, टैक्स भी ज़रूरी है ना, लेकिन इस कर को थोड़ा सा कर तो ज़रूर देना पड़ेगा, सभी नागरिकों को देना पड़ता है, हर देश के नागरिकों को, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था चलानी है, आर्थिक व्यवस्था चलानी है, देश में मिलिट्री रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें जो देश, जैसे एक घर के खर्च को चलाने के लिए बेसिक नीड पैसे की होती है, उसी तरीके से कुछ अमाउंट देश को चलाने के लिए होता है। तो वो अमाउंट कहाँ से इकट्ठा होता है? टैक्सेस से या फिर कर से। कर देना ज़रूरी है, लेकिन ये कर सभी नागरिक देंगे। पहले क्या था? सिर्फ तीसरा स्टेट देता था, अब सभी नागरिक टैक्स देंगे। एक टैक्स डिसाइड होगा, कर देंगे, एक टैक्स की दर डिसाइड होगी और वो टैक्स की जो दर है वो टैक्स सभी नागरिकों को देना पड़ेगा, जितने भी फ्रांस के सिटीजन्स हैं, और उसकी आय के अनुसार समान रूप से वो कर लगाया जाएगा। ये भी सही है कि मान लो अगर कोई 10% है, अब 10% जो टैक्स है वो एक वर्ग दे सकता है, लेकिन मजदूर वर्ग नहीं दे सकता, है ना। ये अभी अगर आप देश में देखते हैं, बजट आता है तो उसमें भी आप देखते हैं कि जिसका 5 लाख तक की सालाना इनकम है उसका 0 होता है, जिसका 5 से 10 लाख तक है उसको 2% देना है, जिसका 20 लाख है उसको 5% देना। इस तरीके से जैसे जिसकी इनकम है, जैसे जिसकी आय होती है, जैसे जिसकी सैलरी है, जो व्यवसाय से इनकम होती है, उसके ही आधार पर वो परसेंटेज डिसाइड किया जाता है, तो उसके आधार पर दिया जाएगा। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन, और हाँ वो कहता है कि प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मेरी ये 100 बीघा जमीन है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर सरकार का कोई प्रोजेक्ट या कोई उसको ज़रूरत है अपने किसी प्रोजेक्ट या कोई भी सार्वजनिक कार्य के लिए, तो वो इसमें से कुछ ज़मीन या कुछ पार्ट ले लेगी, अभी भी होता है। लेकिन इसके बदले में मान लो उसने 100 बीघे में से मेरी 10 बीघा ज़मीन ले ली, ठीक है। अब जो 10 बीघा ज़मीन ली है तो इसका वो मुझे मुआवजा देंगे, किसी भी नागरिक को मुआवजा दिया जाएगा, और जो ज़मीन है वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको सरकार को दूं, क्योंकि वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह का ये जो संविधान इन्होंने डिसाइड किया था, जो घोषणा पत्र था, ये सारी बातें इसमें दी गई थी, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से दिया है और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये पॉइंट्स वाइज है तो इसको लिखने से, बोर्ड पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप जब नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं, कैसे, इसमें कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, है ना। पिक्चर्स बनाते हैं, देखो एक पिक्चर बनी हुई है इसमें, जिसमें टूटी हुई जंजीर, देखिए ऐसे 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 एक जंजीर है ये, और ऐसे जंजीर है, ठीक है, और ये टूटी हुई है, जॉइंट नहीं है ना, टूटी हुई जंजीर। अब यहां लिख देती हूं, अब इस टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या है, ये आपकी बुक में दी हुई है। तो इसका मतलब है, क्या है इसका, कि दासों को बांधने के लिए इसका यूज होता था। टूटी हुई हथकड़ी यानी उसकी आज़ादी, यानी स्वतंत्रता या फिर आज़ादी, किससे, गुलामी से, किससे, गुलामी से आज़ादी, ठीक है। दूसरा इसमें पिक्चर दी हुई है, ये छड़ बना रखी हैं बहुत सारी, ये छड़ बनी हुई हैं, यानी कि स्टिक बनी हुई हैं बहुत सारी, स्टिक का एक बंडल है, और ये जो बंडल है ये ऐसे जा रहा है, आप देखेंगे इस तरीके से, और इस बंडल को ऐसे बांधा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस बंडल को इस तरीके से बांधा हुआ है। छड़ों का बछड़ीदार छड़ यानी कि स्टिक्स
छड़ों का बच्छीदार छड़ों का एक गट्ठर है, और गट्ठर मान लो, और ये किसका प्रतीक है? यूनिटी, एकता। जब आप एक होंगे, एक साथ बंधे हुए होंगे, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो गट्ठर है ये कैसे है? यूनिटी यानी कि एकता। फिर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल बनाया हुआ, सॉरी ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में आइस बनाई हुई है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बच्चों, तो थोड़ा माइंड मत करना, हंस लेना लेकिन माइंड मत करना, है ना। ये आँख बनी हुई है, अभी आँख जैसे भी बने आप इसको बर्दाश्त कर लेना। आँख है, और इधर ये सब कुछ, ये टिमटिमाता हुआ सा ये हिस्सा है। ठीक है, ये किसका प्रतीक है? त्रिभुज के अंदर ये रोशनी बिखेरती आंखें, यानी कि अज्ञान रूपी नॉलेज, ज्ञान के ऊपर ये है। इसके अंदर रोशनी बिखेरती जो आंखें हैं, ये क्या है कि अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब अज्ञानता खत्म हो गई है, और एक रोशनी के रूप में ये इसको दर्शाता है इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट में है आपका राजदंड, यानी कि एक डंडा बना हुआ है इस तरीके से। आप देखिए, ये डंडा सा बना हुआ है, इसमें इस तरह से बनी हुई है चीज़ें। फिर ये गोल बना हुआ है, एक छड़ बनी हुई है ऐसे, और यहाँ पे गोल बना हुआ है। और अपनी बुक में देख लेना प्लीज़, है ना। इसको आप माइंड मत करना, ये मेरे से गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको एक बस बताना चाहती हूँ, इसको समझाना चाहती हूँ। राजदंड, राजदंड का मतलब है ये शाही सत्ता का प्रतीक है। शाही सत्ता यानी कि आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीक होता है, किसी की स्टैंप होती है, किसी की मोहर होती है। तो ये एक राजदंड था जो कि शाही सत्ता को दर्शाता करता था। और एक यहाँ एक रिंग बनी हुई है, देखो एक सांप बना हुआ है, सांप बना हुआ है जिसका मुंह खुला हुआ है ऐसे ऐसे, है ना। और ये सांप ऐसे जाता है और अपनी पूंछ को अपने मुंह के अंदर लिए हुए है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको आप ऐसे मत लेना कि मैडम की तो ड्राइंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, बस आप समझ लो वही बात है। ये एक सांप है और समानता का प्रतीक है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? समानता का। अंगूठी का और छोर नहीं होता, ठीक है, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। तो ये सब समानता का, सनातनता का प्रतीक है, यानी निरंतरता, ये सब चीज़ें चल रही हैं। सनातनता एक रिंग की शेप में बनाया है, एक सांप है जो कि अपनी पूंछ को अपने ही मुंह में लेता है। तो ये सब चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाल टोपी दी गई है, यहाँ दिखा देती हूँ, कहाँ दिखाऊँ आपको। लाल टोपी आप देखोगे तो उसमें लाल फिर से टोपी दी गई है, जो कि क्या है, दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर वो पहनाई जाती थी। ये कैप है, इस तरह की बनी हुई है, कैसे बताऊँ आपको, ऐसे बनी हुई है कैप, ऐसे बनी हुई है कुछ, है ना। ये टोपी बनी है, ये कब पहनाई जाती थी? जब दासों को स्वतंत्र किया जाता था। दासों की स्वतंत्रता को दर्शाती है ये, उनको उनकी गुलामी से आज़ादी दी जाती थी, तब ये इस तरह की कैप पहनाई जाती थी जो कि लाल रंग की होती थी। लाल फ्राइजियन टोपी होती थी ये। नीला सफ़ेद लाल रंग, एक लेडी बैठी है जिसने कि नीला सफ़ेद लाल रंग को दर्शाता है। तो ये क्या है? ये है इनके फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। और एक नीचे है डेनो वाले स्त्री, जो कि क्या दिखा रही है? कानून, है ना, कानून का मानवीय रूप दिखाती है। और विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। आप किताब खोलोगे तो आपको ये इस तरह के चिन्ह दिखाई देंगे।
आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे मेरा को फीडबैक दीजिए ताकि मैं और अच्छी तरीके से इसकी कोशिश करूं। आपको कैसा लग रहा है ना, थोड़े से कमेंट्स दीजिए तो मुझे भी थोड़ा सा और मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो आप ये देख लीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा। अपनी बुक में जाएंगे तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।